Hello, everybody. Hello, students. Today we are doing another topic of this chapter number 13 साइंस का जो हमारे पास है. चैप्टर 13 के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आज के लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक करने जा रहे हैं. अभी तक आपने 6 लेक्चर्स आपने देख रखे हैं और उन सब के बेसिक्स की जरूरत हमें इस टॉपिक को पढ़ने और समझने के लिए पड़ेगी. तो आपको 1 to 6 सारा वेल रिवाइज होएगा, तब जा करके आप ये लेक्चर 7 अच्छे से समझ पाएंगे. So I'm taking you into the lecture and I hope you will understand everything. So this is where we have landed. We are doing electromagnetic induction. तो सबसे पहले electromagnetic induction पढ़ने के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा what is galvanometer. What is galvanometer? What is galvanometer? So galvanometer की अगर हम बात करें तो आज ही से हम ये समझेंगे कि an electrical device है ये. An electrical device electrical device which is we use to detect is used to detect current passing through any branch of circuit any branch of circuit. तो फिलहाल हमने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. इट इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. बहुत सेंसिटिव चीज है इंस्ट्रूमेंट. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर. अभी देखो ऊपर डिटेक्ट लिखा होता है. कैन ऑल्सो be used to measure current. It can also be used to measure current by converting it it into a meter. अब गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट पासिंग थ्रू any branch of circuit. It is very sensitive instrument. It can also be used to measure current by converting it into a meter. अब अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट, ये सब टॉपिक आपको अभी पढ़ना नहीं है. तो फिलहाल जो बेसिक बात थी समझना वो आप जान गए. यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर दिखाया है और ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है. ये देखो यहाँ 0 दिखा रखा है. ये पॉइंटर जो है ना, यहाँ पे जो पॉइंटर मैंने दिखा रखा है, दिस पॉइंटर कैन टर्न लाइक दिस वे. इधर टर्न कर सकता है जितना करंट बहेगा, और फिर इधर भी टर्न कर सकता है. दिस इज हाउ दिस पॉइंटर कैन गो लाइक दिस वे. इट कैन गो दिस वे. अगर यहाँ आया तो अब आपको रीड करना पड़ेगा, ओके यहाँ से इतना एम्पियर करंट हो गया. तो इस तरीके से इसकी मेजरिंग होती है. तो आइडिया इज दैट कि अभी फिलहाल मैंने इसको 0 पे सेट कर रखा है. तो इट कैन टर्न clockwise, it can turn anti-clockwise. This is how galvanometer is thought. And इस गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ पे सर्किट में लगा के दिखाया. लेट सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और ये एक बैटरी लगा रखी है. और अगर मैं इसके स्विच को, इफ आई टेक दिस स्विच, लाइक इस स्विच को उठाया और इसको क्लोज कर दिया, अभी तो इसमें कोई करंट पास नहीं होगा. देखो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट 0 पे रखा हुआ. इफ आई टेक दिस और इसको उठा करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब इसमें करंट पास होगा. अब अगर करंट पास होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंटर जो है, ये दिस पॉइंटर विच यू सी हियर, अब करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज पासिंग लाइक दिस. तो हमने इसको यहाँ टर्न करके बोला कि देखो जी इसका पॉइंटर कुछ ऐसे टर्न करेंगे. जितना करंट बहेगा उसके हिसाब से बता देगा कि भाई ये कितना. जैसे ये यहाँ पे आ गया, इफ यू टेक लाइक दिस, सपोज कर लो इट हैज टर्न टू दिस मच, कुछ इस जगह पे आ गया, तो इतना एम्पियर करंट हम देख के बता सकते हैं ना भाई. तो उसी तरीके से ये जितना एम्पियर करंट बह रहा होगा उसके हिसाब से ये डिटेक्ट कर देगा. यहाँ आप देखें इस जगह पे, अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ प्लस था.
करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन बदल गया, अब जितनी भी करंट जा रही होगी उसके हिसाब से इसका पॉइंटर क्या होगा, इफ यू टॉक अबाउट इट्स पॉइंटर, इसका पॉइंटर ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। तो अब अगर इसमें करंट ऐसे पास हो रहा होगा तो ये इस तरीके से करंट, अब इसमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, बदल गया, तो इसका पॉइंटर अलग तरीके से दिखने लगा, पहले वो जीरो पे था। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। नाउ वी नो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ये करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ गैल्वेनोमीटर को जानने के बाद कि भाई व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, अब हम लोग, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ही वाज एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड 1791 से 1867 के बीच में इन्होंने ये सारे काम, एक्सपेरिमेंट्स लाइक इट, इट वाज हिज लाइफ स्पैन, एंड 1831 में 1831 की बात कर रहे हैं, दिस जेंटलमैन हैड डन सम एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक एक बैकग्राउंड में यहाँ पे बताना चाहूंगा। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट क्या, पहली बात तो हमें मालूम है कि किसी वायर में अगर करंट है और वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है सराउंडिंग में। करंट कैरिंग, करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड, हैज मैग्नेटिक फील्ड in its surrounding, in its in its surrounding. Current carrying wire has magnetic field in its surrounding. Okay. तो अब एक सवाल हमें, करंट कैरिंग वायर जो है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, दूसरी बात हम लोगों को ये भी मालूम है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, राइट। व्हेन व्हेन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर is placed is placed in unit in magnetic field, it it may experience force, it may experience magnetic force। हमने ये भी पढ़ा है भाई, कभी जीरो भी हो सकता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट हो गया तो फोर्स जीरो हो जाता है। तो हमने ये दोनों चीजें पढ़ी हुई कि करंट कैरिंग वायर का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, हाउ डू वी शो इट्स मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस, ऐसे सर्कुलर करके हम लोग दिखाते हैं कि देखो जी ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, लेट सपोज कोई ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया जाए, इफ यू प्लेस अ करंट कैरिंग वायर हियर, और इसमें हमने बोला कि करंट पास हो रहा है, तो इट में, इसमें करंट पास हो रहा है, अगर इसमें करंट पास हो रहा है तो इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन दिस, ये हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और वो सबसे समझा हुआ है। इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, इस पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाई फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा। तो ये हमें पढ़ा रखा गया है, दिस इज हाउ डू वी नो अबाउट इट। भाई इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे फोर्स लगता है। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव। तो सबसे बड़ी बात जो समझनी है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू हैव, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी टू हैव करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसी बात से रिलेटेड, राइट। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू हैव करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, आपने देखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, भाई आपने यहाँ पे करंट लगाया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, फोर्स रखता है, दैट इज ओके फाइन, बट यहाँ पे इसकी बात करें कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की बात करें, तो उसके लिए इन साहब ने, माइकल फेराडे ने 1831 में, राइट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया।
एंड इट वाज अ वेरी पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट. इट वाज सो ऑसम दैट कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक नई चीज सामने आ गई. तो ये क्या एक्सपेरिमेंट था, व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? तो उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. तो लुक एट दिस हियर. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक सिलिंड्रिकल फ्रेम है. दिस इज आवर सिलिंड्रिकल फ्रेम. व्हाट आई सेड राइट नाउ, सिलिंड्रिकल फ्रेम. ये सिलिंड्रिकल फ्रेम, सिलिंड्रिकल फ्रेम है. ठीक है. इसके ऊपर हम वाइंडिंग्स यानी कि तार की कॉइलिंग कर देते हैं. मतलब एक वायर लेते हैं और उस वायर की कॉइलिंग कर देते हैं. सो वी कैन थिंक ऑफ भाई कि आपने एक यहाँ से वायर लिया और इस वायर को आप ऐसे लेके गए, फिर वहां से अंदर से ऐसे लेके, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए. इस तरीके से आपने, अब आप सोचो कि कितने टर्न्स हो गए. टर्न्स काउंट भी कर सकते हैं आप. सपोज यहाँ से फिर ऐसे लेके आप, और फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दें. यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दें. इस जगह पे एक लाके गैल्वेनोमीटर लगा दें. चलो भी एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग. दिस इज अ, ये गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पे यूज किया. नाउ ये, इसको हम कॉइल कहेंगे. और इस जगह पे सब आप लोगों को मैग्नेट तो याद होगा ही होगा. यहाँ पे हमने एक मैग्नेट ले लिया और ये इस मैग्नेट का अ, इस जगह पे, राइट, नॉर्थ पोल है. ये मैग्नेट का साउथ पोल है. अब आप, ये सिलिंड्रिकल फ्रेम है और इस सिलिंड्रिकल फ्रेम के ऊपर आपने क्या कर रखा है बेटा? सिलेंडर फ्रेम के ऊपर अपने वायर की वाइंडिंग कर रखी है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ये फेराडेज का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें हम. फेराडेज, फेराडेज एक्सपेरिमेंट की बात, फेराडेज एक्सपेरिमेंट की बात करें हम. सो अगर फेराडेज एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि भाई एक सिलिंड्रिकल फ्रेम के ऊपर वायर को इस तरीके से लपेट दिया गया, रैप कर दिया गया, और यहाँ पे एक मैग्नेट लिया. अब अगर इस मैग्नेट को, जैसे ही, जरा ध्यान से देखना क्या, जैसे ही इस मैग्नेट को हम लोग ऐसे ले जाते थे, ऐसे कर देते, यानी कि इसके नॉर्थ को इधर की तरफ शिफ्ट करते थे. जैसे ही इधर शिफ्ट करते थे, तो ये जो इसका पॉइंटर था, इसमें जो यहाँ पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर जब ये नॉर्थ इधर की तरफ जाता था, तो भाई यहाँ पे अ, इस डायरेक्शन में करंट, एक मिनट में बताता हूँ, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिखा के बताता हूँ. लाइक द करंट इज, सो जैसे ही यहाँ से जाता था तो हमें कुछ इस तरीके से करंट देखने को मिलता था. सो यू नो दिस, दिस पॉइंटर यूज टू, ये जो पॉइंटर है यहाँ पे, ये पॉइंटर कुछ इस तरीके से, पकड़ में नहीं आ रहा, एक मिनट. तो जैसे ही हम लोग इस पे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये कि अगर आप जैसे ही इस, इसको यहाँ से इधर लेके जाते थे, नॉर्थ को इधर लेके जाते थे, तो ये पॉइंटर हमारा कुछ इस तरीके से शिफ्ट करने लगता. द मोमेंट यू डू इट लाइक दिस, उसी टाइम पे ये शिफ्ट कर जाता था. और फिर अगर आप इसके डायरेक्शन को, इसके डायरेक्शन को उल्टा लेके जाते थे, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता था, इधर आ जाता था. फिर अगर आपने उसको रोक दिया, मैग्नेट को इस बिल्कुल फिक्स कर दिया, नॉट मूव, मैग्नेट इज नॉट मूविंग, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे क्या हो जाता था, फिक्स हो जाएगा. तो जो यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया, उसको अगर पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, क्या पॉइंट वाइज हमने देखा? लाइक सपोज कर लो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल की तरफ ले गए. व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट was moved was moved, right.
अब ये मूव करने का मतलब कि अभी सब कुछ फिक्स है यहाँ पे, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, इसमें कोई करंट नहीं। और जैसे ही इसको मूव करते थे, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाज मूव, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर shows deviation shows deviation, right? अब अगर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट वाज मूव्ड क्लोजर टू द कॉइल, यानी कि मूव टुवर्ड्स कॉइल, अगर हम कॉइल की तरफ लेके जाएं तो भाई ये पॉइंटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर शिफ्ट करता था। व्हेन मैग्नेट इज केप्ट एट रेस्ट मैग्नेट इज केप्ट एट रेस्ट, जब मैग्नेट को हम रेस्ट पे रखते थे, राइट, galvanometer does not show any deflection. Galvanometer does not show any deflection. कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। अब 12वीं क्लास में आपको एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो। और अगर हम यहाँ पे when north pole of when north pole of magnet was taken away, right, मतलब अब इधर नहीं, इधर मूव करें, सो pointer gets deflected pointer gets deflected in opposite direction, deflected in opposite डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए जी, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने जो यहाँ पे बात बताई आपको कि अगर आप इसको इधर लेके जाते थे तो भाई ये सांप एक इस तरीके से मूव कर जाता था, और अगर आप यहाँ से इधर लेके जाते थे, इसको उल्टा कर लेके जाते थे, तो ये सांप यहाँ से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाया करते थे, इस तरीके से। और अगर आपने इसको यहाँ ले जा करके बिल्कुल रेस्ट पे रख दिया, तो पता चला कि ये इस जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाया करता था, राइट। फिर वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। तो जब आप इसके मोशन करते थे तो ये होता था। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट साउथ के साथ किया जाए, लाइक नॉर्थ पोल को हमने पास लेके किया, अभी आपने इसमें देखा कि आपने क्या किया, कॉइल को कंसिडर क्या किया, कॉइल एट रेस्ट एंड मैग्नेट इज मूव्ड मैग्नेट इज मूव्ड। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है कॉइल को रेस्ट पे रख के और मैग्नेट को मूव करा के, एक कंडीशन में ऐसा हुआ। अब अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दो, लेट सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल के बजाय यहाँ साउथ आ गया, और यहाँ साउथ के बजाय आप इस मैग्नेट को यहाँ से हटा दो। सपोज कर लो आपने यहाँ से इस मैग्नेट को हटा दिया, और इस मैग्नेट को हटा करके आप एक दूसरा मैग्नेट लेके आए। ये मैग्नेट आपने यहाँ से हटा दिया, और अब आप यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट लेके आए हो, और दूसरा मैग्नेट आपने कुछ इस तरीके से रख दिया। और जब इस दूसरे मैग्नेट को आप लेके आए और बोले कि देखो जी इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, और अब आप बोलते हो कि मैं साउथ को इधर लेके मूव कराऊंगा, साउथ को पास लेके जाऊंगा और साउथ को छोड़ दूंगा, आई मीन पास लेके जाऊंगा छोड़ूंगा, यानी कि साउथ को पास लेके जाऊं और पास ले जाऊं और फिर वापस लेके आऊं, मतलब मूव टुवर्ड्स एंड मूव बैकवर्ड। तो अब क्या हुआ, सेम चीज होगा। जैसे पास लेके जा रहे थे तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, रेस्ट पे रख दोगे तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं करता था, और फिर अगर दूर लेके जाओगे तो फिर डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फर्क ये होता था कि अगर इस वाले केस में, यानी कि इस वाले मैग्नेट के केस में, जब आप ये मैग्नेट रखते थे, तो अगर नॉर्थ पास आता था तो आप कहते थे कि पॉइंटर इधर जा रहा है, अब साउथ पास जाएगा तो पॉइंटर किधर होगा, उल्टा ट्रेवल करेगा। तो अगर आपने साउथ को पास लेके आए तो ये पॉइंटर अब इधर ट्रेवल करेगा, ऐसे। और अगर आपने साउथ को दूर लेके गए तो ये पॉइंटर अब ऐसे ट्रेवल करेगा। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। मतलब हुआ क्या है यहाँ पे, बात सीधी सी ये है कि बिल्कुल जो ये घटनाएं हैं ये रिपीट हो रही है। अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, चाहे वह इधर जाए या उधर जाए, तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है।
और अगर मैग्नेट रेस्ट पे है तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। लेकिन नॉर्थ को पास लेके जाए और नॉर्थ को दूर लेके जाए तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई देता था, यानी कि जो डिफ्लेक्शन शो करता था, साउथ को पास ले जाने और साउथ को दूर ले जाने में बिल्कुल नॉर्थ वाले के अपोजिट हुआ करता था। नॉर्थ को पास ले जाने में जिधर पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता था, साउथ को पास ले जाने में उल्टे साइड में डिफ्लेक्शन करेगा। नॉर्थ को दूर ले जाने में जिधर डिफ्लेक्ट करता था, साउथ को दूर ले जाने में ठीक उसका उल्टा करेगा। ऐसा होता था ये। अभी हम लोगों ने इसमें क्या स्टडी किया, कॉइल को रेस्ट पे रखा और मैग्नेट को मूव कराया, तो ये इस तरीके की स्थिति हमें मिलती थी। अब ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि हम कॉइल को बिल्कुल मूव कराएं और मैग्नेट को क्या कर दें, रेस्ट पे रख दें। ऐसा भी हो सकता था। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्टडी कर लें। नाउ नाउ कॉइल इज मूविंग एंड मैग्नेट इज एट रेस्ट, एंड मैग्नेट इज एट रेस्ट, ऐसे सपोज करो। तो अब मैग्नेट को अगर आप पास रख देते हैं, ठीक है, मैग्नेट को आप अगर पास रख देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अलग अलग बारी बारी से आप रखें। मतलब पहले आप इस मैग्नेट को ऐसे समझ, बारी बारी से मैं कह रहा हूँ, मतलब वन बाय वन। सपोज करो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे इस जगह पे साउथ और इस जगह पे नॉर्थ है, जैसा मैंने माना है। अब अगर मैं पहले आप अगर इसी मैग्नेट को उठाते हैं, बोलते आप इस मैग्नेट को यहाँ रख देते जी, और इस मैग्नेट को यहाँ रखने के बाद, इस मैग्नेट को यहाँ रखने के बाद, ठीक है, इस मैग्नेट को यहाँ रखने के बाद देखो जी, ये एक तरफ ये अलग अलग नॉर्थ साउथ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना ये क्यों दिखाई दे रहा है आपको? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि हमने एक ऐसे, अब ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर आपने इस मैग्नेट को सामने रखा और ये पास लेके आए, नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, कॉइल को पास लेके आए, सो कॉइल मूव क्लोजर, कॉइल टुवर्ड्स मैग्नेट, टुवर्ड्स मैग्नेट। तो जब आप उसको लेके जाएंगे इधर की तरफ, तो व्हाट यू विल फाइंड कि यार फिर इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। जब इसको दूर लेके जाएंगे फिर इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब अगर इसके बजाय इस मैग्नेट को ले जाके रख दो, फिर आप जैसे नॉर्थ के पास जा रहे थे तो जिधर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, अब इस मैग्नेट को हटा करके साउथ यहाँ रख दीजिए, साउथ के पास लेके जाइए, तो डिफ्लेक्शन फिर दिखाई देगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगी। सो कॉइल मूव टुवर्ड्स मैग्नेट, और कॉइल मूव्ड अवे फ्रॉम मैग्नेट, अवे फ्रॉम मैग्नेट, राइट। इन दोनों केस में deflection was deflection was shown by galvanometer, was shown by galvanometer. In दोनों केस में deflection was shown by galvanometer, okay. But when coil is at rest, when coil is at rest, मतलब मैग्नेट को तो रेस्ट पे रखा ही था, coil is at rest, no deflection, no, फिर उस केस में हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, नो डिफ्लेक्शन, किसका, पॉइंटर का। सो हमने पूछा इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू हैव करेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, करेंट ड्यू टू मैग्नेटिक, लिख रहे हैं एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, यहाँ करंट मिल रहा है। तो ये एक कमाल का सिचुएशन था। आई मीन इसके पहले, यानी कि 1831 में दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट, इसके पहले ये बात वर्ल्ड में किसी को पता नहीं, राइट। एंड फैराडे आल्सो कम टू नो आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। सो हियर द आइडिया इज कि अगर मैग्नेट को मूव किया गया है, या मैग्नेट के मोशन की बात कर लें, या कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाए, या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाए, या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाए, तो भाई उस केस में इस तरीके का करंट है। अब हम लोगों के दिमाग में यह सवाल उठेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ऐसा हो रहा है तो इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे। तो अब हम आपको अगले पेज पे ले जाके एक बात बताना चाहेंगे। सो डिफाइनिंग डिफाइनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको कैसे डिफाइन किया जाए।
ठीक है, ये काफी शॉर्ट हो गया, इसको ऐसे डिफाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन. So it is, we can say, branch of physics in which we study, branch of physics in which we study, branch of physics in which we study induce, induce electric current, induce electric current due to, due to magnetic field. अभी हम सिर्फ इतनी बात लिखना चाहते हैं, 12वीं क्लास में और अच्छे से आप पढ़ लेंगे. यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया जा रहा है. यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कहा मैंने, इंड्यूस किया. वाई इंड्यूस कह रहा मैं भाई, ऐसा थोड़ी कि ये मैग्नेट में आ करके कुछ कुछ कर रहा है. मैग्नेट दूर से रह करके और मैग्नेट के मोशन करके, या क्वाइल मैग्नेट से दूर रख के या क्वाइल के मोशन करके हम लोगों ने ये काम किया है. सो इंड्यूस का मतलब क्या होता है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के आप किसी के अंदर चेंज लेके आए. सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी induce electric current due to magnetic field is known as, is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, दूसरी बात, ये तो डिफाइन हो गया. अब व्हाई दिस हैपेंड, यानी कि व्हाई हैपेंड लाइक दिस, यानी कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने में व्हाई हैपेंड, राइट, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन की बात हुई. तो एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इस घटना का. तो अब हम लोगों को पता ना कि एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है. एक मैग्नेट है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वी ऑल नो दैट. तो जब मैग्नेट को पास लेके जा रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होंगी. मैग्नेट, अब हमें तो पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है. जब मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ज्यादा पास करने लगेंगे, और अगर मैग्नेट को इससे दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कम पास होने लगेंगे. और अगर अभी मैग्नेट को यहाँ रखा जा रहा है तो इससे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है. ठीक है, थोड़ा देर के लिए सोचो, मान ले कि एक बल्ब तुम्हारे सामने जला दिया गया, और तुम, एक बल्ब जला दिया गया तुम्हारे सामने, और उस बल्ब की रोशनी तुम्हारे आंख तक एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच रही होगी. अब अगर उस बल्ब को तुम्हारे पास लेके जाए तो रोशनी ज्यादा होगी या कम होगी, तो वी ऑल नो दैट रोशनी ज्यादा हो जाएगी. अब अगर बल्ब को मैं तुमसे दूर लेके जाऊं तो रोशनी तुम्हारे आंख पे क्या आएगी, कम आएगी. तो ठीक उसी तरीके से अगर बल्ब को, आई मीन मैग्नेट को तुम्हारे पास लाया जाए, कॉइल के पास लाया जाए, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे. मैग्नेट को यहाँ से दूर लेके जाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. साउथ का पोल सामने रख करके इसको पास लेके जाओ या दूर लेके जाओ, नॉर्थ को पास लेके जाओ या दूर लेके जाओ, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम या ज्यादा होंगी. ठीक है जी, आई मीन पास लेके आओगे तो ज्यादा हो जाएंगे, दूर लेके जाओगे तो कम हो जाएंगे. और अगर ना पास लाए ना दूर लेके गए, और ना इसको भी पास लाया ना इसको भी दूर लेके गए, तो भाई जितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है उतनी की उतनी रह जाएंगी, ना ज्यादा होंगी ना कम होंगी. तो चाहे आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाओ या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाओ, एक, दूसरे केस में या तो मैग्नेट को रेस्ट पे रख के कॉइल को पास लेके आओ या कॉइल को दूर लेके जाओ. दोनों स्थिति में यानी कि मैग्नेट और कॉइल के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है. भाई अगर इसको तुम इधर लेके जाओ तो इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, इसको उधर लेके जाओ तो बढ़ रहा है, या मैग्नेट को पास लेके जाओ तो इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, या मैग्नेट को दूर लेके जाओ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. सो व्हाट वी कम टू नो दैट, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात कही जा रही है. एक्सप्लेनेशन की बात, पॉइंट नंबर 1, व्हेन आइदर मैग्नेट और कॉइल, आइदर मैग्नेट और कॉइल is moved, keeping keeping others at rest, others at rest, others at rest. Magnetic field lines, magnetic field lines associated, associated मतलब इस मैग्नेट की वजह से यहाँ फील्ड लाइंस है, तो ये कॉइल के साथ फील्ड लाइंस कुछ जुड़ गई, तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग.
magnetic field lines associated with coil either increases or decreases. decreases. This also happens also happens if both are even. मतलब मैग्नेट को भी मूव कराया जाए, कॉइल को भी मूव किया जाए, तो भाई दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं. तो दिस ऑल्सो हैपेंस इवन, देखो इवन छूट गया, इवन इफ बोथ आर मूव, दोनों को अगर मूव कराया जाए तब भी ऐसा होगा. नाउ व्हाट आर वी आर सेइंग दैट, कि अगर मैग्नेट और कॉइल में से किसी एक को रेस्ट पे रख के दूसरे को मोशन कराया जाए, तो भाई उस केस में फील्ड लाइंस घटेगा या बढ़ेगा. और अगर दोनों को मूव कराया जाए तब भी उसमें फील्ड लाइंस जो एसोसिएटेड है किसी कॉइल के साथ, वो घटेगा या बढ़ेगा. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. So change in due to due to change due to change in magnetic field lines associated with coil coil, current in coil is induced. current in coil Current in coil is induced, which is detected by galvanometer, which is detected by galvanometer, and shown as deflection, and shown by deflections. डिफ्लेक्शन से वो शो करता है उस बात. और अगर उनके बीच का मोशन ना हो, चौथा पॉइंट की बात करें, बट इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड with coil does not change, does not change does not change that is, अब यहां पे देखो, that is distance between distance between coil and magnet distance between coil and magnet does not either increase or decrease. But if magnetic field lines associated with coil does not change, that is, distance between coil and magnet does not either increase or decrease, then no current is induced, and deflection shown by galvanometer is zero. The deflection shown by galvanometer is zero. ये काम ऐसे भी हो सकता है, जरा समझने की जरूरत है. मान लो कि मैं ये कहूं कि दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इधर, और ये भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है. तो इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम रह जाएगा ना, बढ़ेगा ना घटेगा. तब इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. अगर आप इस कॉइल को 2 मीटर पर सेकंड से इधर ले जाए, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जाए, या आप कहो ये भी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से इधर, तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, या भैया इसकी भी वेलोसिटी जीरो है और इसकी भी वेलोसिटी जीरो है. But if magnetic field lines associated with the coil does not change, that is, distance between coil and magnet does not either increase or decrease, then no current is induced, and
डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर इज जीरो। भाई या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो सेम स्पीड से, लाइक ऐसे और ऐसे, या दोनों रेस्ट पे हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस ना घटेगा ना बढ़ेगा। और तब उस केस में अगर यहाँ पे कॉइल रख करके और आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाओगे, राइट, अगर आप इस पे कॉइल रख करके, ठीक है, नहीं, आप बोलो कि सर मैंने इस पे कॉइल लगा दिया और अब इसको किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो भाई आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट क्यों ना कर दो, भाई इसका पॉइंटर जो है, इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा, इस गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा वो ये जीरो पे ही टिका रहेगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो उस केस में ये जीरो पे रहेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर उनके बीच के डिस्टेंस को ना बढ़ाओ और ना घटाओ, मतलब आइदर बोथ आर एट रेस्ट और बोथ आर इन मोशन विद द सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, तब उस केस में भाई अगर यहाँ पे मोशन भी हो रहा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं होगा और फिर यहाँ पे करंट नहीं मिलता। तो हम लोग जो पिछले पेज पे ये कुछ जो पढ़े थे इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे। तो हमने बताया कि भाई देखो, जब मैग्नेट को और कॉइल को दोनों में से किसी एक को रेस्ट पे रख के दूसरे को मूव कराओ या दोनों मूव करें तो उनके बीच का डिस्टेंस घटता और बढ़ता है। एंड उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एसोसिएटेड है उस लूप के साथ, उस कॉइल के साथ, वो चेंज होने लगेगा और उस चेंज चेंज की वजह से उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। और अगर और इसको अच्छा समझना है कि क्यों होता है तो आपको 12वीं क्लास में फिजिक्स लेनी पड़ेगी। तो करंट इंड्यूस हो जाता है और जो इंड्यूस करंट होता है, कितना करंट है उसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है और फिर वो उस जितना करंट पास होएगा उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। तो यहाँ पे भी ये बात आपको बता दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। भाई आपसे कहा जाए कि आप ऐसे मानिए कि अ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अब आपको अलग अलग केस बताया जा रहा है। केस नंबर वन, राइट, इसके इस रफ्तार को v1 कह दिया गया और इसके रफ्तार को सपोज v2 कह दिया गया। ध्यान से देखना, v1 और v2। एंड अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर v1 की वैल्यू जीरो है और v2 की वैल्यू जीरो है तो करंट कितना होगा? जीरो। ओके, मतलब पूछा जा रहा है कि करंट कितना होगा, ऐसे लिख दो, आई इज इक्वल टू वॉट। ओके, आई विल बी जीरो और नॉट। नंबर टू, v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और अगर एक ही डायरेक्शन में है, सपोज करो इस डायरेक्शन को हमने कह दिया प्लस और इस डायरेक्शन को हमने कह दिया माइनस। ध्यान से देखो, तो v1 इज इक्वल टू +2, मतलब ये +2 डायरेक्शन है, और v2 इज इक्वल टू -2, मतलब वो उल्टा जा रहा है। तो बताओ करंट क्या होगा? थर्ड, अगर कहा जाए कि भाई v1 इज इक्वल टू +2 और v2 इज इक्वल टू +2, यानी कि वो भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट क्या होगा भाई? नंबर फोर, दैट अगर v1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड, तो करंट क्या होगा जी? लाइक दिस। इस तरीके से आपको बताना है कि करंट जीरो होगा या नॉन जीरो। यू कैन वेरी इजिली जज नाउ। हाउ? विल से दैट, लुक, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई v1 जीरो, v2 जीरो, यानी कि दोनों रेस्ट पे है, तो करंट क्या होगा? जीरो होगा। v1 +2, मतलब वो इधर जा रहा है और ये किधर जा रहा है? -2, मतलब उल्टा जा रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, तो भाई ओबियसली इसका फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा? नॉट जीरो, करंट होगा। मतलब अब आई जीरो नहीं होगा, करंट की वैल्यू होगी। अगर v1 +2 और v2 +2 कर दिया, यानी कि ये भी 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रह जाएगा, तो उस केस में करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब v1 -2 और v2 -3 है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, लेकिन ये 2 से जा रहा है और ये 3 से जा रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो घटेगा ना भाई, तो यहाँ पे आई जीरो नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि भाई अगर उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा
या बढ़ेगा तो ऐसा होगा। और अगर आपने उनके बीच का डिस्टेंस घटना बढ़ना बंद हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। सो जैसे ही हम यहाँ पे दिस डू हैपेंस लाइक, ये सब बात हमने समझ लिया। और यहाँ पे मैंने बताया था ना कि व्हेन मैग्नेट इज केप्ट एट रेस्ट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। यानी कि बहुत नोट करने वाली बात है कि इस एक टर्म होता है, आप लोग पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन। क्या? रिलेटिव मोशन। तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब डिस्टेंस घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो नट सेल में आपको यहाँ समझ में आना चाहिए नोट करके। क्या? whenever whenever there is relative motion, there is motion relative motion मतलब क्या हुआ, that is distance is changing। relative motion का मतलब ये हुआ relative motion, distance is changing whenever there is a relative motion between between magnet and coil, magnet and coil। ठीक है? current current is induced, current is induced। ओके, पहला पॉइंट ये। और दूसरी बात, as soon as relative motion is stopped, as soon as the relative motion is stopped मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस घटना बढ़ना था वो क्या हो गया, बंद हो गया। भले मोशन कर रहे हो, दो तरीके से रिलेटिव मोशन स्टॉप हो सकता है भाई। जैसे मैंने बोला ये भी दोस्त जा रहा है, ये भी दोस्त जा रहा है, दोनों मोशन कर रहे हैं, बट उनके बीच का डिस्टेंस ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और या दोनों रेस्ट पे हो। तो इन एनी ऑफ द केस रिलेटिव मोशन नहीं है उनके बीच में। सो एज सुन एज रिलेटिव मोशन इज स्टॉप, दैट इज distance is not changing, distance is not changing, distance is not changing, that is distance is constant, distance is constant, right? induced current induced current becomes zero, current becomes zero, भाई ये जीरो हो जाता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये जैसे जैसे होगा, यानी कि अभी डिस्टेंस घट रहा था बढ़ रहा था तो करंट होगा, और अचानक आपने डिस्टेंस आई मीन उनके बीच का रिलेटिव मोशन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो भाई करंट जीरो हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि अगर सपोज कर लो उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है और अब घटने के बजाय बढ़ने लगा, तो डायरेक्शन आई मीन घट रहा है तो मतलब रिलेटिव मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, बढ़ रहा है तो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन क्या कहेंगे, बदल गया। सो अगर डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन चेंज होएगा तो जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो when direction of relative motion changes like पहले बढ़ रहा था अब घटने लगा, तो भाई रिलेटिव मोशन यानी कि पहले एक दूसरे से दूर जा रहे थे अब एक दूसरे की तरफ आने लगे, ये रिलेटिव मोशन है। मतलब डिस्टेंस उनके बीच का घटने लगा और फिर अब बढ़ने लगा, या बढ़ रहा था फिर घटने लगा, तो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन चेंजेस। देन इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट डायरेक्शन also get reversed। रिवर्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग रिवर्स हियर। तो मैं आपको ये रिवर्स कहने का मतलब दिखा रहा हूँ कि अगर पॉइंटर सपोज कर लो कुछ इस तरीके से कि भाई करंट जीरो है, तब तो पॉइंटर ऐसे होगा। और सपोज करो उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है तो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, और अब डिस्टेंस बढ़ने लगा तो ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ। ये मतलब है कहने का। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस। तो एक तो तरीका ये समझाने का। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे कही कि अगर हम सपोज कर लो कि जो चौथी बात कह रहा हूँ उसको मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा, फोर्थ पॉइंट को अलग अलग डायग्राम बना के। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये कहूंगा कि आप ये
2 3 4, ये कंडीशन लिया मैंने। और इन सब पे हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि इन सब पे हमने, यानी कि इन सारे फ्रेम के ऊपर हमने यहाँ कॉइल बना रखा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे मैग्नेट कुछ इस तरीके से है। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। एंड व्हाट आई सेड दैट, अब यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि सपोज इन चारों केस में जो गैल्वेनोमीटर की जो, ये यहाँ लेते आते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है हमें, हाउ दिस गैल्वेनोमीटर शोज लाइक, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लेके आ गए, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ दिखा दिया, और ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ लगा दिया। और अब आपसे बात ऐसे रखी है, देखो भाई, वी से दैट कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, फिर यहाँ पे लिखा साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ नॉर्थ है, ठीक है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर आप ये कहते हैं कि ये वाला जो मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को आप इधर मूव करते हो, यू मेक इट मूव लाइक दिस, आई सेड अगर इस मैग्नेट को आपने इधर मूव किया, यानी कि वेलोसिटी देखी, तो अगर आपने इस मैग्नेट को इधर मूव किया है, इस मैग्नेट को इधर मूव किया है, तो इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट होएगा। तो लेट सपोज मैंने ये बताया कि इसका पॉइंटर इधर दिखाई दिया, भाई, अब अगर मैं इस मैग्नेट को इधर मूव किया तो इसमें पॉइंटर ऐसे दिखाई दिया, दैट्स करेक्ट। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहा था, इफ यू आर टेकिंग इट अवे लाइक दिस, अब तुम इसको दूर लेके जा रहे हो दूसरे केस में, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, बदल गया, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आ गया जी। अब अगर आपने ये मैग्नेट, अब यहाँ पे ऐसी बात करें कि अब साउथ को ऐसे लेके आए, वे नॉर्थ को इसके पास लेके आ रहे थे, अब साउथ को लेके आए, तो अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट फिर बदल जाएगा। देखो जी, नॉर्थ के केस में यहाँ पे करंट इधर था, तो साउथ के केस में करंट किधर होगा, इधर होगा, यानी कि नौ, इसको दूर लेके जा रहे थे तो इसमें करंट इधर था, ऐसे कंपेयर करो, इसको पास लेके आए तो इसके कौन, नॉर्थ को लाने में ऐसे ऐसे करंट था, तो साउथ को पास लेके आओ तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बदल जाएगा। अब अगर इसको दूर लेके जाओगे तो अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा भाई, देखो, नॉर्थ जब यहाँ से दूर जा रहा था तो करंट इधर था, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बदल जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा। तो दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जब इसको दूर लेके जा रहे थे, यानी कि नॉर्थ वॉज गोइंग अवे, अब साउथ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जाने पे इधर था, तो अब ये करंट किधर जाएगा, इधर। तो समझ में आई बात। अभी तक हमने सिर्फ इनको मोशन में ये बात कही, यानी कि जब मैग्नेट को मूव कराया तो ये कंडीशन हुआ। अब अगर इस मैग्नेट को मैं यहीं रख के और इसको मूव कराता, सपोज करो मैं ये वेलोसिटी यहाँ पे जो दिखा रखी है, ये वेलोसिटी यहाँ नहीं रखता, और ये तो समझ गया आप मेरी बात। अब मैं ये सारे एरो यहाँ से हटा लेता हूँ, ये समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, कि ये मैं मिटा रहा हूँ, ये यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये समझा दिया मैंने आपको। और अब मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब आप
एक छोटी सी बात पे दिमाग लगाइए कि जब नॉर्थ इधर जा रहा था तो यानी कि इसके पास ही आ रहा था ना भाई, इट वाज कमिंग क्लोजर टू इट, ये करंट था। अब अगर आप ये कह दो भाई लुक, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि इसको रेस्ट पे रखता हूँ, ऐसे दैट इसको रेस्ट पे रखता हूँ, और इसको रेस्ट पे रख करके आप कहे कि भाई मैं इसको मूव करा रहा हूँ, तो क्या हुआ, बात तो एक ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो इसमें करंट का डायरेक्शन में अब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे ये पास है या ये पास है तो डिस्टेंस कम हो रहा था, तो ये डायरेक्शन रहेगा, करेक्ट। अब मैं अगर ये बोलूं कि इस मैग्नेट को मैं इधर नहीं लेके जा रहा था, अब इधर ले जाने लगा, दूर ले जाने लगा, आई एम टेकिंग इट अवे, ठीक है जी, ये हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बदल गया जी, दूर लेके जा रहे तो। बात समझ गए आप? ओके। अब फिर इस केस में आप इसको बोलो कि मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो भाई जैसे इस केस में इस कॉइल को आप इस नॉर्थ पोल से दूर लेके जा रहे थे, अब देखो यहाँ पे ये नॉर्थ था, इस कॉइल को पास लेके आए, अब इस मैग्नेट का साउथ पोल है और इसके पास जा रहे हैं, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया कि नहीं हो गया, करंट हो गया। और अगर आप यहाँ पे उल्टा लेके जाओगे इसको, इफ यू विल मेक ए मूव, तो जो ये डायरेक्शन है इसका उल्टा हो जाएगा करंट। बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर आप मैग्नेट को मूव कराओ या कॉइल को मूव कराओ, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज ऑल हैपनिंग। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी कि कैसे मैग्नेट के पोल पास आ रहे हैं, लाइक जैसे इस केस में पीछे दिखाया था कि जैसे, या यहाँ देखो, जैसे आप नॉर्थ के पास आ रहे हैं तो करंट इधर है, अब साउथ के पास आने लगे तो करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सब समझ लिया। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई बात की भाई, क्या एक्सप्लेनेशन, मेन मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू है, जो एसोसिएटेड है, वो क्या हो जाती है, घटने लगती है, चेंज होने लगती है या बढ़ने लगती है, तो उस केस में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक इसको समझा है और अच्छे से। अब मैं आपको एक अलग पेज पे लेके जाता हूँ और वहां पे दूसरी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर दो दो कॉइल होगा तो क्या होगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड अंडरस्टैंड दैट। तो नाउ वी हैव कम टू दिस पेज एंड मैं आपको बता रहा था कि अब इससे आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस पेज पे हम आ चुके हैं और हियर यू सी समथिंग डिफरेंट, लाइक देयर इज अ सोर्स, लाइक करंट प्रोड्यूसिंग सोर्स है, वोल्टेज है, ये गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं, इसको करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कहेंगे। और अब यहाँ पे अगर मैं इस की को क्लोज करता हूँ तो इसमें करंट जो पास होता है वो करंट कैसे डिटेक्ट होता है, इससे रिलेटेड जो स्टडी है दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 1 किया हमने, और पार्ट 2 के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड चीजें डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, keep sharing, and keep helping others. Bye bye. God bless you.